अगर विधायक की संख्या से, डिप्टी सीएम की संख्या से और सीएम की संख्या से समाजों की हैसियत बदलती तो बदल गई होती आप लोगों की, और हमारी भी बदल गई होती। अगर विधायकों की संख्या से समाज की औकात तय हो रही होती तो जिस तथाकथित समाज में मैंने जन्म लिया है उसके 41 विधायक हैं, तो उसकी हैसियत तो यह होती कि किसी भी टी और बी को छूने में सोचना पड़ता कि फलाने समाज के 41 विधायक हैं, इनको छुओ मत। हैसियत कब बदलेगी? जब इंडिविजुअल हम आप जितने लोग यहां बैठे हैं वो दूसरों पर भरोसा करने की बजाय अपनी शक्ति पहचानेंगे। जिस दिन अंतरजातीय विवाह कुर्मी, मौर्य, यादव, प्रजापति इन सब ने आपस में शुरू कर दिया, जितनी दुकानें जो आपको सवर्णवाद के नाम पर परेशान करती हैं वो सारी दुकानें धराशायी हो जाएंगी। सब्जी वाले की दुकान काछी की दुकान, गल्ला वाले की दुकान कुर्मी की दुकान, बाल काटने वाले की नाई की दुकान और तेल पेरने वाले की तेल की दुकान। तो धर्म का धंधा करने वाले की, ईश्वर के नाम पे दान लेने वाले की दुकान किसकी दुकान? झाड़ू लगाने वाले को भी पैसा देते हो, गटर में उतरने वाले को भी पैसा देते हो, वो भी अपना कर्म कर रहा है। जब कोई कुशवाहा समाज का व्यक्ति ललई यादव की जयंती पर पूरा झंडा लेकर के खुशी से झूमता हुआ दिखाई देगा, जब रामस्वरूप वर्मा की जयंती पर कोई यादव समाज का व्यक्ति खुशी से झूमता हुआ दिखाई देगा, और जब जगदेव बाबू कुशवाहा की जयंती पर कोई सचान खूब खुशी से झूमता हुआ दिखाई देगा, तब सामाजिक परिवर्तन होगा। कि अगर सरस्वती से ज्ञान मिलता तो विद्यालय ना होते, और ईश्वर से न्याय मिलता तो न्यायालय ना होते। जो यहां लोग राम भरोसे बैठे हैं वो खुद अपनी जमीन पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के भरोसे थे। अपने घर की महिलाओं को, बच्चियों को और बच्चों को अंधविश्वास, पोंगापंथी, पाखंड और कथावाचकों से दूर रखिए। कथावाचकों से, वहां जो तथाकथित द्रोणाचार्य बैठे हैं, हमारा अंगूठा काटने वाले, वो द्रोणाचार्य 4 थप्पड़ मारेंगे कुशवाहा जी के लड़के को, 1 थप्पड़ मारेंगे ठाकुर साहब के लड़के को, कहेंगे इनको तो सब्जी बेचनी है, तुम कहां इनके चक्कर में पड़े हुए। बच्चे का जन्म होगा, नाम बेंटीना वाले से रखवाएंगे। मुझे बताइए, कभी किसी सामंतवादी के घर के बच्चे का नाम कढ़ोरे है? तो फिर तुमने बनाया क्या? क्या बनाया? जाति, जाति व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई। ये हमसे ऊंच हैं, हम उनसे नीच हैं, ये बनाया। इस समय लड़ने का काम केवल एक जाति को दे रखा था। उस समय जो आया देश में सबने कब्जा कर लिया। लेकिन जब जातियों का घालमेल किया गया कि हर जाति का मजबूत व्यक्ति लड़ सकता है, तब देखो सेना कितनी मजबूत है। जाति महासभाओं का खेल गजब है भैया। हम जाति पे काम करते हैं, और जाति पे क्या काम करते हैं? समाज के जितने विधायक, सांसद और आईएएस हैं, हम सबसे मिलते हैं, सबके साथ फोटो खिंचाते हैं। ये हम सब पिछड़ों का अपना अपना जातिवाद है। पिछड़े वर्ग पर लगातार ये आरोप लगता है कि दलित एक वर्ग बन गया, लेकिन ये ओबीसी वर्ग बन ही नहीं पाया। मध्य प्रदेश की तरफ जरा नजर दौड़ाइए, हालत खराब कर दी है ओबीसी महासभा ने। अच्छे वकीलों की भी जरूरत है, अच्छे पत्रकारों की भी जरूरत है, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी जरूरत है, और गांव में लड़ने वाले अच्छे लठैतों की भी जरूरत है। ब्राह्मण, कोई आरएसएस का आदमी आपके घर में महिलाओं को पकड़ के नहीं आता है कि चलो और जाके लिंग पे माथा टेको। अपनी स्वेच्छा से जाती हैं आपकी घर की महिलाएं। उनको एक बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि शिवराम सिंह कुशवाहा जी का गला काटना है, काट दो, बगल में कुशवाहा जी बैठे हैं, उनको मंत्री पद बना दो। और यहां तमाम सारे कांवड़ यात्री बैठे हुए हैं, धर्म की अफीम चाटे हैं, राष्ट्रवाद का झुंझुना पकड़े हुए हैं, तो उनको कोई तकलीफ नहीं है कि किसी की बगल में गर्दन काट दो। पहला टॉपिक है बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसी हो। कुलपति साहब हमारे पहले बोल रहे थे, और भी वक्ताओं को नहीं सुन सका। निश्चित तौर पर यह बात आपको बता दी गई होगी कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना कैसे है। मैं दूसरे टॉपिक की तरफ आता हूं, बहुजन एकता क्यों और कैसे। तो क्यों, ये मौजूदा परिस्थिति बता रही हैं कि क्यों। अगर हमारे आपके समाज के यहां जितने लोग बैठे हैं, हम सब एक समाज से हैं, हम सब लोग पिछड़े वर्ग से हैं, हम सब लोग शूद्र समाज से हैं। इसका मतलब हमारे अंदर एक वैचारिक रिश्तेदारी है, एक सांस्कृतिक रिश्तेदारी है। बस अंतर इतना है कि तथाकथित जन्मजात श्रेष्ठों ने अपने लिए ये सिस्टम रखा कि उपाध्याय द्विवेदी में विवाह कर सकता है, द्विवेदी त्रिवेदी में कर सकता है। लेकिन हम इतने बड़े जाति को ढोने वाले हैं कि मौर्य पटेल में नहीं कर सकता, पटेल यादव में नहीं कर सकता। क्यों? हम जाति को लेकर कुंठित भी हैं, परेशान भी हैं। सुबह शाम तक लेकर हम इसकी माला भी जपते हैं कि कुछ जाति वर्ग के लोग हमें परेशान किए हैं। लेकिन
हम जाति को लेकर इतने रिजिड भी हैं कि हम अपने समाजों के अन्य समाजों में शादियां नहीं कर सकते। जिस दिन अंतरजातीय विवाह कुर्मी, मौर्य, यादव, प्रजापति इन सब ने आपस में शुरू कर दिया तो यकीन मान लीजिए कि जितनी ये दुकानें हैं ना, जितनी दुकानें जो आपको सवर्णवाद के नाम पर परेशान करती हैं, वो सारी दुकानें धराशायी हो जाएंगी। और टाइटल पर मत जाइए, टाइटल तो ऐसा है कि पटेल टाइटल तो मध्य प्रदेश में कुशवाहा लोग भी लिखते हैं, और क्यों ना लिखे। अंतर क्या है? अंतर क्या है आप ये बताइए। हम सब भाइयों में अलग अलग जिम्मेदारियां बांट दी गई, बस अंतर ये है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जैसे सब्जी वाले की दुकान काछी की दुकान, गल्ला वाले की दुकान कुर्मी की दुकान, बाल काटने वाले की नाई की दुकान और तेल पेरने वाले की तेल की दुकान, तो धर्म का धंधा करने वाले की, ईश्वर के नाम पे दान लेने वाले की दुकान किसकी दुकान? किसकी दुकान? तो आप कहते कहां हो ब्राह्मण की दुकान? आप तो कहते हो कि मंदिर में जा रहे हैं। मुझे किसी भी धर्म से, किसी भी धर्म के क्रियाकलाप से कोई आपत्ति नहीं है। मेरी आपत्ति सिर्फ इस बात पर है कि अगर सबकी दुकान तो इनकी भी दुकान, इस बात को स्वीकार किया जाए कि यहां सिर्फ व्यवसाय और धंधा है। अपनी बात को प्रूव भी कर सकता हूं। जब नोटबंदी हुई थी, सब लोगों को याद है, नोटबंदी के समय में किसी पत्थर की मूर्ति ने कहा था कि पैसा, ये पुराना वाला नोट नहीं चलेगा। मूर्ति ने कहा था। किसने कहा था कि यहां पुराना नोट न चढ़ाओ? किसने कहा था? यानी कि बीच के बिचौलिए ने, आपके और आपके ईश्वर के बीच के बिचौलिए ने कहा कि यहां पुराना नोट नहीं चलेगा। तो दुकान हुई कि नहीं हुई? दुकान हुई। तो दुकान को जैसे अन्य दुकानों को महत्व देते हो, उतना ही महत्व उस दुकान को दो। भाई आप उससे सेवा के बदले कुछ पैसा दे रहे हो ना, तो धंधा है, तो उस धंधे का सामान अलग क्यों? झाड़ू लगाने वाले को भी पैसा देते हो, गटर में उतरने वाले को भी पैसा देते हो, वो भी अपना कर्म कर रहा है। तो जब कर्म के हिसाब से तय करोगे, अच्छा सिस्टम में दिक्कत है। अपने देश में जो जितना नकारा है उसका उतना ही ज्यादा सम्मान है। उदाहरण बता देता हूं, हाथी का ज्यादा सम्मान है कि गधे का? हाथी का। यहां बैठा हुआ कोई शख्स बता दे कि उसके पूरे जीवन काल में हाथी कभी उसके दैनिक उपयोग में कभी जरूरत में आया हो। और अब गधे की बात करते हैं। कितने लोगों का मकान बनवाने में गधे ने बोझा ढोया है? हाथ उठाइए। कितने लोगों ने ढोया है? तमाम लोगों का मकान बनाने में गधे ने बोझा ढोया है। लेकिन गधा आपके लिए मतलब वो बना के रख दिया गया है, गधा है। क्यों? क्योंकि श्रमशील है। आपके माइंड को कैप्चर करने के लिए शुरू से इस तरह की परंपरा ना दी गई ताकि आपको बड़े शरीर वाला, थुलथुल शरीर वाला पूजनी लगे, और जो आपके लिए मेहनत मजदूरी कर रहा है और मेहनत मजदूरी से उसकी मांसपेशियां दिख रही हैं, वो आपको निकृष्ट आदमी लगे। क्यों? क्योंकि उसी से तुलना करते हुए एक थुलथुल शरीर वाले को पवित्र बनाना था और एक मेहनत मजदूरी करने वाले को कमजोर बनाना था। इसलिए तो मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है आप सब लोगों से, किसी विधायक को गाली देना बंद कर दीजिए, आईएएस को गाली देना बंद कर दीजिए। एक उदाहरण और समझा देता हूं। अगर विधायकों की संख्या से समाज की औकात तय हो रही होती तो जिस तथाकथित समाज में मैंने जन्म लिया है उसके 41 विधायक हैं। 41 विधायक हैं, तो उसकी हैसियत तो ये होती कि किसी भी टी और बी को छूने में सोचना पड़ता कि फलाने समाज के 41 विधायक हैं, इनको छुओ मत। लेकिन ऐसा तो है नहीं। फट से उठाया, अमर सिंह पटेल को बर्खास्त कर दिया। फट से उठाया, प्रतापगढ़ में मौर्य का मर्डर कर दिया। सिर्फ किस बात में? कि उसने सिगरेट मुंह में लगाने से मना कर दिया था। तो अगर विधायक की संख्या से, डिप्टी सीएम की संख्या से और सीएम की संख्या से समाजों की हैसियत बदलती तो बदल गई होती आप लोगों की, और हमारी भी बदल गई होती। लेकिन नहीं बदली। मतलब हैसियत कब बदलेगी? जब इंडिविजुअल, हम आप जितने लोग यहां बैठे हैं, वो दूसरों पर भरोसा करने की बजाय अपनी शक्ति पहचानेंगे। अपनी शक्ति। हम आप तो एक, यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं भाषण देके चला जाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोग ताली बजाएंगे, बाद में 2-4 दिन फोन करेंगे, लेकिन इससे काम नहीं होगा। हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, और वो सामाजिक परिवर्तन हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जितने लोग यहां बैठे हैं इस हॉल के अंदर,
हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में हमने कितनी भूमिका निभाई है। यह जिम्मेदारी है। जब कोई कुशवाहा समाज का व्यक्ति पेरियार ललई यादव की जयंती पर पूरा झंडा लेकर के खुशी से झूमता हुआ दिखाई देगा, जब रामस्वरूप वर्मा की जयंती पर कोई यादव समाज का व्यक्ति खुशी से झूमता हुआ दिखाई देगा, और जब जगदेव बाबू कुशवाहा की जयंती पर कोई सचान खूब खुशी से झूमता हुआ दिखाई देगा, तब सामाजिक परिवर्तन होगा। और हम सब की जिम्मेदारी है। ये मत देखो कि अरे हमारे बगल में वो रहते थे फलाने साहब, आप तो बड़े भाषण पेल रहे हो, वो फलाने हमारे गांव में रहते हैं, उनने उनका जमीन दबा ली। देखिए, निगेटिव उदाहरण हर जगह हैं और पॉजिटिव भी हर जगह हैं। एक और अनुरोध आप लोगों से कर लेता हूं, ईश्वर अपनी जगह है। मैं नहीं कहता कि आप लोग मेरी तरह बन जाएं। मैं ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। किसी मिट्टी की मूर्ति के सामने नहीं झुकूंगा। अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छा अस्पताल क्यों ढूंढा जाता है? अगर सरस्वती से शिक्षा मिल जाती है तो अच्छा विद्यालय क्यों ढूंढा जाता है? सीधी बात है। जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं उन्हीं लोगों की दी हुई लाने हैं कि अगर सरस्वती से ज्ञान मिलता तो विद्यालय ना होते, और ईश्वर से न्याय मिलता तो न्यायालय ना होते। इन दोनों से नहीं मिला। हैरत की बात देखिए कि जो यहां लोग राम भरोसे बैठे हैं, वो खुद अपनी जमीन पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के भरोसे थे। आप जिनके भरोसे हैं वो कोर्ट के भरोसे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अपने घर की महिलाओं को, बच्चियों को और बच्चों को ईश्वर से दूर भले ही मत करिए, मगर अंधविश्वास, पोंगापंथी, पाखंड और कथावाचकों से दूर रखिए। कथावाचकों से। और क्यों दूर रखना है यह भी बता देता हूं, खुल करके बोल रहा हूं। मेरे पास 50, 100, 200 के लगभग इन लोगों के खिलाफ पूरे सबूत जुटाए हुए हैं। जब एक कथावाचक प्रदीप मिश्रा सीहोर वाला कहता है अपने मन से कि पूरे साल भर बच्चों को मत पढ़ाओ, जिस दिन पेपर हो उस दिन जाकर के शिव के लिंग पर बेलपत्री चिपकवा दो, साल भर नहीं पढ़ेगा, पास हो जाएगा। मैंने सोचा कि यार महिलाओं के अंदर इतना पाखंड कैसे आता है। जब रिसर्च की तो समझ में आया कि कथावाचक डालते हैं, वो कथा में बैठी रहती हैं और बताती रहती हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, केवल ये सब क्रियाक्रम करवाओ। वही कथावाचक आपके बच्चों के मन में डालता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब बचपन से उनके मन में डाल देता है। हम सब लोगों के साथ जब ब्राह्मण बच्चे खेल रहे होते हैं तो हमारे घर के लोग कहते हैं पैर मत मारो, ब्राह्मण कल बच्चा है। यही पद्धति आते आते जब विद्यालय तक पहुंचती है तो वहां जो तथाकथित द्रोणाचार्य बैठे हैं, हमारा अंगूठा काटने वाले, वो द्रोणाचार्य 4 थप्पड़ मारेंगे कुशवाहा जी के लड़के को, 1 थप्पड़ मारेंगे ठाकुर साहब के लड़के को, कहेंगे इनको तो सब्जी बेचनी है, तुम कहां इनके चक्कर में पड़े हुए हो। और ऐसे करके उसका मोरल डाउन करेंगे। जब कोई झगड़ा होता है तो वो तुरंत थप्पड़ छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ये बताया गया है कि तुम इनसे श्रेष्ठ हो। और हमारे बच्चों को हम खुद बताते हैं कि तुम इनसे नीचे हो। तो ये नीचे ऊपर की पद्धति को खत्म करना है अपने घरों में। हमारे अपने घरों में बच्चों को ये बताना है कि जन्म आधारित श्रेष्ठता, जन्म आधारित कोई भी योग्यता नहीं होती है। इस जीवन में अर्जित की हुई योग्यता, अर्जित की हुई श्रेष्ठता ही सब कुछ होती है। किसी की जाति के आधार पर, किसी के जन्म के आधार पर उसको पूजनी और चरण वंदन नहीं करना है। उसके कर्म देखिए, अगर कर्म ठीक है तो वाल्मीकि भी है तो उसके अपने बच्चों से उसके पैर छुलवाइए। बसोर भी है, भंगी भी है, लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो पैर छुलवाइए। मुझे तकलीफ इस बात की है कि सुबह से शाम तक जो लोग कहते हैं कि फलाने सिस्टम ने, एंटीना वालों ने हमें परेशान करके रखा है, और गाड़ी लाएंगे पूजन एंटीना वालों से करवाएंगे। बच्चे का जन्म होगा, नाम एंटीना वालों से रखवाएंगे। मुझे बताइए, कभी किसी सामंतवादी के घर के बच्चे का नाम कढ़ोरे है? एक उदाहरण बता दो पूरे गांव में। कभी किसी ठाकुर ब्राह्मण के बच्चे का नाम कढ़ोरे बसोरे है? यहां मिल जाएगा तमाम लोगों में। किसी के पिता या बाबा का जरूर रहा होगा। कढ़ोरे बसोरे, रामदास, चरणदास होगा किसी ना किसी का जरूर। क्यों? क्योंकि नाम आपने नहीं रखे, रखवाए हैं। तो वहां बच्चा जन्म लिया सामंतवादियों के घर में, रणवीर प्रताप सिंह, और जन्म ले लिया कुर्मी और काछी के घर में, चरणदास महाते, चरणदास।
रामदास, श्री कृष्ण दास, नाम में दास लगाया और चरण वंदन करवाया। तो कम से कम अगर इतना समझ गए हो, ईश्वर को घर के बाहर मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे जैसा बनने में समय लगता है, बहुत तार्किक बनना पड़ता है। एक समस्या हुई, झुक गए। भाई ईश्वर का महत्व कहाँ है? समस्या पे। जहां समस्या होगी वहां सरेंडर मार दोगे। हम तो भाई नहीं झुके, पर्याप्त समस्याएं झेल चुके हैं, लेकिन नहीं झुके। समय लगेगा, कोई बात नहीं। लेकिन वो शख्स जो आपको नीच बताता है, वो शख्स जो कहता है कि हम फलाने के घर में पूड़ी खाते हैं, फलाने घर में रोटी खाते हैं, इनके घर में कच्चा खाते हैं, इनके घर में पक्का खाते हैं, तो कम से कम जो व्यक्ति आपके आरक्षण के खिलाफ पैसा इकट्ठा करके लड़ाई लड़ रहा है, जो व्यक्ति आपको जाति से नीच बता रहा है, जो आपके बच्चों को पीएचडी करने नहीं दे रहा है, जब पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चे किसी के सवर्ण के साथ पीएचडी करने जाते हैं, सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तमाम पढ़े लिखे लोग यहां मौजूद हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि पीएचडी करवाने में उनसे घर का पानी भरवाया जाता है, घर की सब्जी मंगवाई जाती है, और इसके बावजूद पीएचडी नहीं करने दी जाती है। जिन तथा कथित लोगों को यह घमंड है कि हम छत्री हैं, यहां जितने लोग बैठे हैं, हैरत की बात यह है कि शोषित भी हैं और छत्री भी हैं, कुर्मी छत्री भी हैं, काछी छत्री भी हैं, अहिर छत्री हैं, और निषाद भी जल पछाड़ छत्री हैं, और प्रजापति ब्राह्मण हैं और विश्वकर्मा ब्राह्मण हैं। गजब। तो मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप लोग अपने बच्चों का भविष्य खुद से तय करेंगे, किसी दूसरे की सलाह पर, दूसरे के हिसाब से तय नहीं करेंगे। जब आपको यह समझ में आया कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, तब वो इंग्लिश मीडियम में जाने लगे थे। जब आपको समझ में आया कि इंग्लिश मीडियम में भेजना है, वो विदेश भेजने लगे हैं। तो आप उनसे हर कदम पर बहुत पीछे चल रहे हैं। इसलिए बराबरी पर आने का एक तरीका है, उनका तरीका नहीं। उनका तरीका है कि इसको स्टॉप कर दो और खुद आगे बढ़ जाओ। आपको बहुजन समाज का तरीका अपनाना है, मेहनत कस वाला तरीका। उनकी लकीर को छोटा करके अपनी लकीर को लंबा करना है। और आज जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं, उन रिजल्ट में आप देखिए कट ऑफ, ओबीसी एससी का कट ऑफ ज्यादातर जगह पर इन तथाकथित मेरिटवादियों से ज्यादा जा रहा है। जब आपने पढ़ने का हमारे हाथ में कलम थमाई, हमने ज्यादा बेहतर काम करके दिखाया। उदाहरण आपको बता देते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताइए कि तथाकथित जन्मजात श्रेष्ठों ने इस हॉल में जितनी चीजें हैं, किसी का आविष्कार भारत में हुआ? किसी एक चीज का बता दीजिए। किसी का भी आविष्कार भारत में हुआ? लाइट जल रही है, लाइट का आविष्कार भारत में नहीं हुआ। ये माइक चल रहा है, इसका आविष्कार भारत में नहीं हुआ। फोन का आविष्कार नहीं हुआ, फैन का आविष्कार नहीं हुआ। तो फिर तुमने बनाया क्या? क्या बनाया? जाति। जाति व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई। ये हमसे ऊंच हैं, हम उनसे नीच हैं, ये बनाया। जिस समय लड़ने का काम केवल एक जाति को दे रखा था, उस समय जो आया देश में, मंगोल आए, शक आए, हूण आए, अंग्रेज आए, सबने कब्जा कर लिया। लेकिन जब जातियों का घालमेल किया गया कि हर जाति का मजबूत व्यक्ति लड़ सकता है, तब देखो सेना कितनी मजबूत है मजबूत। तो ये बातें समझ में कब आएंगी? जब हम पढ़ेंगे। और बहुजन एकता क्यों जरूरी है? बहुजन एकता इसलिए जरूरी है क्योंकि जाति के हिसाब से हमने बट के देख लिया। हमने जाति के हिसाब से आईएएस की लिस्ट बना के देख ली, जाति के हिसाब से। भैया हमारे जिले में डीएम साहब आए हैं, कुशवाहा है क्या? जाके बुके दे आते हैं। डीएम कुशवाहा आया है, उसको पूछने की बजाय अगर लेखपाल कुशवाहा से पूछ लोगे कि भैया कोई तकलीफ हो तो हमें बताना, जीवन भर ऋण रखेगा आपका, जीवन भर। पूछते किससे हो? जिसको जरूरत नहीं है। डीएम को तुम्हारे जातिवाद की क्या जरूरत है? डीएम को जरूरत है जातिवाद की, केशव मौर्य की। वहां जाके ट्रांसफर पोस्टिंग सेट करेंगे। तुम्हारे जातिवाद की जरूरत है सिपाही को, एसपी को नहीं। गजब जाति महासभाओं का खेल गजब है भैया। हम जाति पे काम करते हैं। और जाति पे क्या काम करते हैं? समाज के जितने विधायक, सांसद और आईएएस हैं, हम सबसे मिलते हैं, सबके साथ फोटो खिंचाते हैं। हम ये जाति के साथ काम करते हैं। समाज में किसी बच्चे को बस्ता लिखवाया, वो सब नहीं, वो तो और लोगों का काम है। समाज में किसी के साथ अन्याय हुआ, लड़ाई लड़ी थाने पर जाकर के, नहीं, वो सब और लोगों का काम है। तो हम क्या करते हैं? हम केवल समाज के सक्षम लोगों के साथ फोटो खिंचाते हैं। ये हम सब पिछड़ों का अपना अपना जातिवाद है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस जातिवाद से बाहर निकल करके जाति नहीं, जमात और वर्ग की बात करने की जरूरत है। इस पिछड़े वर्ग पर लगातार यह आरोप लगता है कि दलित एक वर्ग बन गया,
लेकिन ये ओबीसी वर्ग बन ही नहीं पाया। मगर उम्मीद की किरण हर जगह है। मध्य प्रदेश की तरफ जरा नजर दौड़ाइए, हालत खराब कर दी है ओबीसी महासभा ने, हालत खराब कर दी है इन तथाकथित जन्मजात श्रेष्ठों की। और क्यों कर दी है? क्योंकि वहां जाति नहीं लड़ रही है, जमात लड़ रही है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि ओबीसी महासभा के कई कार्यक्रमों में गया हूं, वहां जितनी तादाद में कुशवाहा होंगे उतनी तादाद में ही लोधी होंगे, उतनी तादाद में ही कुर्मी होंगे, उतने ही यादव होंगे, उतने ही चौरसिया होंगे, उतने ही खटीक होंगे। मतलब वहां ओबीसी एक वर्ग बन के लड़ता है तो एससी उसका साथ देता है। मगर यहां हम जाति जाति में बटे हुए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लड़ाई हमारी किस बात की है कि कोई हमारा डिप्टी सीएम बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, एक आध विधायक बन जाए। अगर आपको उदाहरण देता हूं, त्यागी की घटना सबको पता है। त्यागी कितने विधायक हैं प्रदेश में? 2। त्यागी 2 विधायक हैं, इसके बावजूद नोएडा के सांसद को मुंह छुपाते घूमना पड़ रहा है त्यागियों के सामने। त्यागी कितने डीएम हैं पूरे प्रदेश में? एक भी नहीं। कितने एसपी हैं? एक भी नहीं। मगर समाज में लड़ने का मादा और हौसला है। मैं सिर्फ आप लोगों से यही अनुरोध कर रहा हूं, राजनीतिक नेतृत्व देना एक बात है, बिल्कुल देना है। अपने समाजों को, अपने लोगों को जो आपके लिए लड़ रहा है उसको मजबूत भी करना है, बिल्कुल करना है। ऐसा नहीं है कि किसी को सिरे से खारिज करने से काम चलेगा। राजनीति की भी जरूरत है, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स की भी जरूरत है, लेकिन सिर्फ इन्हीं की जरूरत नहीं है। अच्छे वकीलों की भी जरूरत है, अच्छे पत्रकारों की भी जरूरत है, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी जरूरत है, और गांव में लड़ने वाले अच्छे लठैतों की भी जरूरत है। क्योंकि समाज तमाम लोगों से मिलकर बनता है। केवल मेरे कहने से, मेरे दृष्टिकोण से समाज नहीं बनता। समाज तमाम सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा कर करके अच्छा बनता है। हम सब की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरफ आशा भरी नजर से देखने से पहले अपने गांव घर में एक जगदेव बाबू तैयार करिए, अपने गांव घर में एक रामस्वरूप वर्मा पेरिया ललई तैयार करिए। हसरत भरी नजरों से किसी की तरफ मत देखिए। एक अनुरोध करता हूं, हमें कट्टे को तोप बनाना है, समझ रहे हैं? आपके घर का एक लड़का जिसको आप कहते हो अरे वो फालतू घूमता रहता है यार, वो तो क्या फोटो खिंचवाता रहता है विधायकों के साथ में, क्या मतलब है? वो कट्टा है, उस कट्टे को पकड़िए और तोप बना दीजिए। किसी के सामने कहिए तो तारीफ करिए कि अरे साहब दिल्ली तक पकड़ है उस लड़के की, जाता है तो वहां सीधे सीधे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और तमाम लोगों से मिलकर के आता है। 20 विधायक उसको जानते हैं, 50 एसपी उसको जानते हैं। जब ये कहोगे तो भाई इंस्पेक्टर को फोन लगाएगा ना, भाई साहब गाड़ी छोड़ दो, अपने आदमी है, तुरंत छोड़ेगा। लेकिन हमारी आपकी क्या दिक्कत है? अरे वो लड़का वो अच्छा कर रहा है, वो तो रामदीन का लड़का बढ़िया कर रहा है, वो है फर्जी है सारे। अबे हमारे सामने अबे बड़े भाई, उनकी क्या औकात हमारे सामने? ये समस्या है। अपना बड़ा दिल करना होगा। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपना बड़ा दिल करना होगा। कोई ब्राह्मण, कोई आरएसएस का आदमी आपके घर में महिलाओं को पकड़ के नहीं आता है कि चलो और जाके लिंग पे माथा टेको। अपनी स्वेच्छा से जाती हैं आपकी घर की महिलाएं। इसलिए सुधार की जरूरत उनमें नहीं है, सुधार की जरूरत हम में है। वो अपना धंधा चलाने के लिए जो बेहतर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। एक नया खेल शुरू हुआ है ओबीसी के बच्चों को आईएएस बनने से रोकने के लिए। क्रीमी लेयर का गलत व्याख्या करके आपके बच्चों को क्रीमी लेयर में डाल दिया जाता है और बता दिया जाता है कि इसको ओबीसी का रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम आप जानते भी नहीं हैं। मेरे पास तमाम सारे नौकरी पेशा लोग फोन करके पूछते हैं कि हमारा बच्चा क्रीमी लेयर के दायरे में आता है कि नहीं। आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूं कि मौजूदा समय में 8 लाख रुपए सैलरी नहीं, अन्य स्रोतों से आए अगर 8 लाख रुपए है, उसमें कृषि आए और सैलरी को छोड़ करके, तब आप क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं। एक और नियम है कि अगर 40 साल से पहले आप फर्स्ट क्लास के ऑफिसर हो गए हैं तो आपका बच्चा क्रीमी लेयर के दायरे में आएगा, और अगर 41-42 साल में आप फर्स्ट क्लास ऑफिसर हुए हैं तो आपके बच्चे को क्रीमी लेयर का लाभ मिलेगा। मगर तमाम ऐसे उदाहरण हैं। ये ऐसा कर क्यों पाते हैं? ये कर इसलिए पाते हैं ऐसा, हर साल आईएएस के रिजल्ट में ओबीसी एससी के बच्चे रोक दिए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि इन समाजों को लेटरल एंट्री से कोई मतलब नहीं है, जो बैकडोर से एंट्री हो रही है। तो यहाँ कुछ लोगों को पता भी होगा कि आपके बच्चे को तैयारी करने के बाद जब आईएएस बनता है वो किसी तरीके से,
तो 17 साल आईएएस में गुजारने के बाद जिस पद पर पहुंचता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर, उस पद पर देश के बहुत मजबूत और सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री जी की सरकार में उन सवर्ण बच्चों को डायरेक्ट 17 साल क्रॉस करके ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया जा रहा है। और इससे हम आपको फर्क क्यों नहीं पड़ता, सरकारों को फर्क क्यों नहीं पड़ता? उनको एक बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि शिवराम सिंह कुशवाहा जी का गला काटना है, काट दो, बगल में कुशवाहा जी बैठे हैं, उनको मंत्री पद बना दो। उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपको मूर्ख कैसे बनाना है। एक गुलाम देव को ऊपर बैठा लो, बाकी नीचे कतर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टूल मंत्री को दर्जा दे दो, बाकी समाज को छील दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वही सरकार ने फॉर्मूला अपनाया। उनको पता है कि जब आईएएस की लिस्ट आएगी तो कुशवाहा खोजेंगे, कुशवाहा कितने हैं, कुर्मी खोजेंगे, कुर्मी कितने हैं, अहीर खोजेंगे, अहीर कितने हैं, प्रजापति अपने खोजेंगे। तो ये किसी को मतलब नहीं होगा कि लेटरल एंट्री से कितने ओबीसी रुक गए। क्रीमी लेयर का फर्जी व्याख्या करके कितने हमारे बच्चे रोक दिए गए, ये मतलब किसी को नहीं होगा। उनको मतलब इससे होगा हमारे बन कितने गए। तो सरकारों को बहुत अच्छी तरह से पता है, उसी तरीके से आप लोगों का इस्तेमाल करती हैं। मंडल कमीशन की सिर्फ 3 अनुशंसाएं लागू हुई हैं। बाकायदा 42 सिफारिशों में से मंडल कमीशन की एक सिफारिश में यह भी था कि ओबीसी को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मंडल कमीशन की सिफारिश में जातिवार जनगणना जैसा शब्द भी लिखा था। मगर सरकारों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि ऊपर से पुष्प बरसाओ, कावड़ यात्री खुश हो जाएंगे। और यहां तमाम सारे कावड़ यात्री बैठे हुए हैं, धर्म की अफीम चाटे हैं, राष्ट्रवाद का झुंझुना पकड़े हुए हैं। तो उनको कोई तकलीफ नहीं है कि किसी की बगल में गर्दन काट दो, बगल में किसी का हाथ काट लो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। इधर से हाथ काटा है, इधर वाले की माला पहना दी है। इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, अपने बच्चों को मजबूत करिए। शिक्षा असली हथियार है। किसी भी पाखंडी कर्मकांडी कथावाचक के चक्कर में मत फंसिए। गाड़ी लाइए, उसका पूजन अपनी घर की बच्ची से करवाइए, शादी करवाइए तो अर्जक पद्धति से करवाइए। हैरत की बात देखिए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो कहते हैं कि हम बुद्ध के वंशज हैं। अब बताओ, बुद्ध के वंशज जो बुद्धि की बात करते थे, जो विवेक की बात करते थे, जो तर्क की बात करते थे, उस विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक और सबसे बड़े तर्कशील व्यक्ति के वंशज सबसे बड़े पाखंडी बने बैठे हैं। रामस्वरूप वर्मा, पेरियाल ललई और रामास्वामी नायकर, इनको जाति के आधार पर मत पूजो। बाकी और किसी को पूज लो, चल जाएंगे, लेकिन इनमें धागा बांध करके अगरबत्ती दिखाओगे तो भाई नहीं चलेगा। क्योंकि उनका विजन एकदम क्लियर था। जब 5वीं में पढ़ते थे जगदेव बाबू, 5वीं क्लास में, तब उनको समझ में आ गया था कि उनके पिता के निधन होने के पहले जो मां हवन करती थी उसका कोई लाभ नहीं हुआ, तो उठा करके देवी देवता घर के बाहर फेंक दिए थे। 5वीं क्लास में पढ़ लीजिएगा। तो उस जगदेव बाबू को जब याद करो तो बात का कुशवाहा ना देखना, विचार पढ़ लेना। अंतिम शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि जरा सा कतरा कहीं अजगर उभरता है तो समंदर के लहजे में ही बात करता है। जरा सा कतरा कहीं अजगर उभरता है तो समंदर के लहजे में ही बात करता है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। और सराफतों की इन सरकारों में अहमियत ही नहीं, किसी का कुछ ना बिगाड़ो तो कौन डरता है। जय विज्ञान, जय संविधान।